चलिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास की हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, आज उसका लास्ट जो वीडियो है उसके बारे में देखते हैं। विजुलाइजिंग द नेशन, इसका मतलब ये है कि राष्ट्र को किस तरीके से दर्शाया गया, विजुलाइज किया गया। कब? जब रिवोल्यूशन चल रहा था उस समय, यानी कि जो डिफरेंट नेशन स्टेट्स एस्टेब्लिश हो रहे थे, एग्जिस्ट हो रहे थे, उस समय नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज किए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टेच्यू। देखिए, बड़ा आसान है किसी पोर्ट्रेट को या स्टेच्यू को सिंबलाइज करना, दर्शाना, रिप्रेजेंट करना, किंतु समस्या कहाँ आती है? हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन। कोई व्यक्ति एक नेशन को फेस का रूप किस प्रकार से दे, चलिए जानते हैं। आर्टिस्ट इन द 19th और 18th सेंचुरी फाउंड ए वे। जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे 18th और 19th सेंचुरी के, उन्होंने एक नया रास्ता पाया। फाउंड ए वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग ए नेशन। क्या किया इसके लिए? उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई किया, मीन्स उसका रूपक प्रस्तुत किया। किस तरीके से? इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इट इफ इट वर ए पर्सन। इसका मतलब ये है कि नेशन को इस रूप में दर्शाया गया जैसे कि वो कोई व्यक्ति है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज ए फीमेल फिगर। सामान्यतः अगर देखा जाए तो नेशंस को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, दर्शाया गया? एक फीमेल फिगर के रूप में, महिला के एक चित्र के रूप में। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन। अब यहाँ पर देखिए, जो फीमेल फॉर्म जो यूज किया है नेशन को दर्शाने का, वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वीमन। इसका ये मतलब नहीं था कि किसी विशेष महिला के लिए वो पोर्ट्रेट तैयार किया गया था, वो चित्र तैयार किया गया था रियल लाइफ में। रैदर, इसके बजाय इट शॉट टू गिव, इसमें प्रयास किया गया टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन, कि जो राष्ट्र का जो विचार है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के रूप में, किस रूप में? एक कंक्रीट फॉर्म के अंदर। यानी कि राष्ट्र को कोई इस तरीके की कोई रियल पिक्चर नहीं थी, रियल कोई पर्सन नहीं था जिस रूप में दर्शाया गया। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। यही तो एक कारण था जिस वजह से फीमेल फिगर क्या बना? एक रूपक बना। किसको दर्शाने का? एक नेशन को दर्शाने का। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि मोस्टली जो आर्टिस्ट थे 18th और 19th सेंचुरी के, उन्होंने क्या किया? एक नेशन को एक फीमेल एलेगरी के रूप में, एक फीमेल रूपक के रूप में उनको दर्शाया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। यू विल रिकॉल द दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। आपको ध्यान होगा जब फ्रेंच क्रांति चल रही थी, फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, आर्टिस्ट यूज द फीमेल फिगर या फीमेल एलेगरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। आप लोगों को ध्यान होगा उस रिवॉल्यूशन के दौरान जो आर्टिस्ट थे उन्होंने आइडियाज़ को, स्पेशली कौन सी आइडिया? लिबर्टी का आइडिया, जस्टिस का आइडिया और रिपब्लिक का आइडिया, इनको पोर्ट्रे किया। किस रूप में? फीमेल एलेगरी के रूप में। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल। अब आप लोगों को ये भी ध्यान है कि लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे जो आइडियाज़ थे, इन आइडियाज़ को एक वस्तु के रूप में या फिर सिंबल के रूप में दर्शाया गया। एज यू वुड रिमेंबर, आपको ये भी याद होगा दैट एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। एक लाल जो कैप थी उसको दर्शाया गया किस रूप में? लिबर्टी के रूप में। और द ब्रोकन चेन, और जो टूटी हुई जंजीर थी वो किस रूप में दर्शाएगी? लिबर्टी के रूप में। इसके अलावा वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन, जबकि एक तराजू हाथ में लिए और आंखों पर पट्टी बांधे जो महिला थी वो किसको पर्सोनिफाई कर रही थी? हाथ में क्या ले रखा था उसने? कैरिंग पेयर ऑफ वीनिंग स्केल, यानी कि एक तराजू हाथ में लिए तो वो किसको सिंबलाइज कर रही थी? जस्टिस को। तो इस तरीके से आपने देखा जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ को ही क्या किया? पर्सोनिफाई किया, एक एलेगरी के रूप में उनको यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। सिमिलर फीमेल एलेगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी। जिस तरीके से 18th और 19th सेंचुरी के शुरुआत में इस प्रकार की एलिगरी यूज़ की गई, ठीक वैसी ही एलिगरी, ठीक वैसे ही रूपक 19th सेंचुरी के अंदर भी एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए गए। इससे पहले जो आइडियाज़ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया था इन एलिगरी को, जबकि यहाँ नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया। इन फ्रांस, आइए उदाहरण लेते हैं हम लोग फ्रांस का। इन फ्रांस के अंदर सी वाज चेरिस्टन मारियान, उसको किस रूप में दर्शाया गया? मारियान के रूप में। यानी कि मारियान जो था, जो एलेगरी थी, वो किसका रूपक थी?
फ्रांस का। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, अब ये मारियन जो नाम है एक ईसाई नाम था, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन, जो किसको अंडरलाइन करता है, एक राष्ट्र का, यानी कि एक राष्ट्र राज्य को रिप्रेजेंट करता है ये मारियन। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम द दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, इसकी विशेषता ठीक वैसे ही थी जो आइडियाज लिबर्टी और रिपब्लिक से लिए गए, जैसे रेड कैप और ट्राइकलर, इसके अलावा कोकेड। स्टेच्यू ऑफ मारियन, ठीक ऐसे ही एक स्टेच्यू जो थी मारियन की, वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर, जो कहाँ लगाई गई थी, पब्लिक चौराहों के ऊपर, टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की जो जनता थी उसको रिमाइंड दिलाने के लिए, किस चीज़ को रिमाइंड दिलाने के लिए, किस आइडिया को रिमाइंड दिलाने के लिए, सिंबल ऑफ यूनिटी, यानी कि जो एकता का जो विचार था उसको याद दिलाने के लिए वहाँ पब्लिक स्क्वायर के ऊपर, चौराहों के ऊपर क्या किया गया, मारियन की जो पिक्चर थी, स्टेचू थी, वो खड़ी की गई, तैयार की गई। एंड टू परस्यूट दैम टू आइडेंटिफाई, और उनकी जो पहचान थी वो परिचित करवाने के लिए, विद इट, इसके साथ, यानी कि मारियन के साथ लोगों को जोड़ के देखा गया, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को उसके साथ रिलेवेंट करके देखा गया। मारियन इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प, बाद में क्या किया गया, मारियन की जो इमेजेस थी उनको सिक्कों के ऊपर और स्टैम्प्स के ऊपर भी क्या किया, मार्क किया गया, छापा गया। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन, जिस तरीके से मारियन किसके लिए एक एलेगरी बनी थी, फ्रांस के लिए, ठीक ऐसे ही जर्मेनिया भी एक एलेगरी के रूप में यूज़ किया गया, जो कि किस नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, जर्मन नेशन को। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, यानी कि जिस रूप में उसको दर्शाया गया है, जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव, उसने क्या पहन रखा है, एक ताज पहन रखा है, किसका, ओक की पत्तियों का, एज द जर्मन ओक। अब ये जो जर्मन ओक यूज़ किया गया वो किसके लिए यूज़ किया गया है, स्टैंड फॉर हीरोइज्म, यानी कि ये बहादुरी को दर्शाता है, हीरोइज्म को दर्शाता है। अब एक वर्ड आया था यहाँ एलेगरी, इसका मीनिंग दे रखा है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जिससे जैसे कि फ्रीडम है, लिबर्टी है, एनवे है, ग्रीड है, इसको अगर इज़ एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, उसको किस रूप में एक्सप्रेस किया गया है, एक पर्सन के रूप में या एक थिंग के रूप में, इस आइडियोलॉजी को क्या कहा गया है, एलेगरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए थे, चलिए देखते हैं, जैसे कि मीनिंग्स ऑफ द सिंबल्स, एट्रीब्यूट्स कौन से थे, सच एज ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन attribute is used by the people to signify being freed, as well as breastplate with eagle, it is symbolizing symbol of the German empire strength। ठीक ऐसे ही क्राउन ऑफ ऑकलिव जो यूज़ किया है वो किसको दिखाता है, हीरोइज्म को। स्वॉर्ड किसको दिखा रही है, रेडीनेस टू फाइट, तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विलिंगनेस को, टू मेक पीस, यानी कि शांति के लिए तैयार रही है। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकल किसके यूज़ किया गया है, जो लिबरल नेशनलिस्ट था उनका एक झंडा था। उसके अलावा रेज ऑफ द राइजिंग सन किसको रिप्रेजेंट करती थी, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। इस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए गए थे, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए थे किनके द्वारा, तो डिफरेंट जो आर्टिस्ट थे उस समय के 18th-19th के। चलिए एंडिंग पॉइंट पे चलते हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, किस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिस्ट जो फीलिंग थी वो अराइज हुई, बाद में जो आइडियोलॉजी थी इम्पीरियलिज्म की उसको प्रमोट किया। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंतिम क्वार्टर के अंदर नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन, अब जो राष्ट्रवाद था ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाया, इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, यानी कि जो आदर्शवादी, जो उदारवादी, लोकतांत्रिक जो सेंटिमेंट्स थी, भावनाएं थी, उनको अपने अंदर नहीं रख पाया ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी, बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, किंतु धीरे धीरे इसका अंत होने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली